नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं आज एक प्रेम कहानी लेकर के, जिसका नाम है मंजिल प्यार की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हजारों सपने सजोते हैं, मगर यह ज़रूरी नहीं कि हमारे सभी सपने पूरे हों। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और कुछ टूट करके बिखर जाते हैं। किसी भी इंसान को वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। उस ऊपर वाले ने हर इंसान के नसीब की डोर अपने हाथों में ले रखी है। ये जिंदगी है, यहाँ लाखों के सपने बनते हैं और बिखरते रहते हैं। लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं और कुछ लोग अपने सपनों को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी किस्मत से लड़ते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। अयांश मल्होत्रा, जिसकी उम्र 26 साल, लंबाई 5 फुट 6 इंच, गोरा रंग, झील सी गहरी आंखों में जो इनके मुंह से ज्यादा बातें करती हैं, पर्सनालिटी ऐसी कि जिसको देखते ही पहली नज़र में प्यार हो जाए, और इनका गुस्सा उसके तो कहने ही क्या है, हरदम नाक पर सवार रहता है। अयांश अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान है। उसके बिजनेस सेंस के आगे कोई टिक नहीं पाता। उसके हिसाब से प्यार और जज्बात इंसान को कमज़ोर करने वाले एहसास हैं, जिनसे वह दूर ही रहता है। राजवर्धन मल्होत्रा परिवार के मुखिया और अयांश के दादाजी। अयांश अपने दादाजी से बेहद प्यार करता है। उनकी कही हर बात को पूरा करना वो अपना फर्ज समझता है। बस एक शादी के अलावा वो उनकी हर बात मानता है। वो दिल के मरीज हैं और अक्सर उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसलिए अयांश उनकी जरा सी तकलीफ पर घबरा जाता है और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। विदित मल्होत्रा, अयांश के पिता, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक। इनकी कंपनी मुंबई की टॉप कंपनियों में से एक है, जिसमें अयांश का बहुत बड़ा योगदान है। सुषमा मल्होत्रा, अयांश मल्होत्रा की मां, ये हाउस वाइफ हैं। कनिका मल्होत्रा, अयांश की छोटी बहन और परिवार की जान। आइए अब मिलते हैं तनुश्री से, हमारी कहानी की जो मेन हीरोइन है। तनुश्री एक साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वह अयांश से बिल्कुल उलट हैं, जो एक हंसमुख और मिलनसार लड़की है, जो प्यार को भी भगवान की बख्शी नेमत मानती है। इनके परिवार के नाम पर केवल नाना नानी हैं। तनुश्री जॉब करके अपने नाना नानी का सहारा बनना चाहती हैं और उनके छोटे बड़े ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं। शाम के समय गुनगुना अंधेरा थोड़ा सा गहराने लगा था। एक मंदिर में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी तनुश्री प्रार्थना कर रही थी। माँ, आज का दिन भी बेकार गया, आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? इतना वक्त हो गया एक नौकरी की तलाश कर रही हूँ। हर रोज़ कोई एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलती हूँ, मगर हर बार निराशा ही मिलती है। थक गई हूँ इंटरव्यू दे करके, अब आप ही कुछ कीजिए। माँ, आप तो सबकी मदद करती हैं, मेरी भी मदद कीजिए ना। एक अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए जहां मैं इज्जत से काम कर सकूं। प्लीज़ माँ, मेरी मदद कीजिए। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, घर में मेरी नानी परेशान हो रही होंगी। ओके बाय। प्रार्थना करके तनुश्री मंदिर से बाहर निकल गई। अंधेरा बढ़ रहा था। तनुश्री सड़क पार करके दूसरी साइड जाने लगी कि सड़क के बीचों बीच अचानक उसकी चप्पल टूट गई। तो वो खड़ी हो करके अपनी टूटी चप्पल उठा करके देखने लगी कि तभी एक कार एकदम से उसके पास आ करके रुकी। तनुश्री सड़क के बीच खड़ी थी। अगर वो कार चालक एकदम से ब्रेक ना लगाता तो कार उसे मारती टक्कर और आगे निकल जाती। अचानक अपने सामने कार देख करके तनुश्री डर गई और घबरा करके जोर से अपनी आंखें मूंद ली।
फिर गाड़ी का हॉर्न सुन करके उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा गाड़ी चालक उसे गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। उसे गुस्से में देख करके तनुश्री खिसियानी सी मुस्कान मुस्कुराई, फिर बड़े अंदाज से एक हाथ में पकड़ी टूटी चप्पल दिखा करके दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ लिया। उसकी टूटी चप्पल देख करके वो गाड़ी चालक सारा माजरा समझ गया। फिर उसने घूर करके उसे देखते हुए गाड़ी के आगे से हटने का इशारा किया तो वो खुश हो करके वहाँ से भाग गई। वो कार चालक भी बड़बड़ाते हुए कार चला करके आगे बढ़ गया। अपने घर का दरवाज़ा खोल करके तनुश्री अंदर दाखिल हुई। किसी के आने की आहट सुन करके तनुश्री की नानी माँ बोली, अरे तन्नू बेटी तुम हो? हाँ नानी माँ मैं हूँ, थकी सी आवाज में तनुश्री ने जवाब दिया। आज इतनी देर कहाँ लग गई? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ नानी माँ आज थोड़ी देर हो गई। तनुश्री अपना पर्स एक तरफ रख करके अपनी नानी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है नानी, तुम बेवजह परेशान मत हुआ करो। जवान बेटी जब तक घर नहीं आ जाती है तब तक तो उसकी चिंता होगी ही। क्या बात है तन्नू, आज बहुत थकी सी लग रही हो। क्या आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अगर इतनी आसानी से नौकरी मिल जाती तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती नानी। और अगर जिंदगी आसान हो जाती तो जीने का मजा ही क्या रहता। आवाज सुन करके तनुश्री ने आवाज की दिशा की तरफ देखा। दरवाजे पर अंकुश खड़ा उसे देख करके मुस्कुरा रहा था। अंकुश तनुश्री का पड़ोसी और बहुत अच्छा दोस्त है। वह तनुश्री से बेहद प्यार करता है, लेकिन तनुश्री इस सच से अनजान है। अंकुश अपनी माँ और बीमार पिता के साथ रहता है। उस पर उसकी जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी है। अंकुश एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसे भी एक नौकरी की तलाश है। उसे देख करके तनुश्री के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकुश तुम आओ ना, मैं देखने आया था कि तुम आ गई या नहीं। नानी बहुत परेशान थी तुम्हें लेकर के। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम्हारा चेहरा देख करके लगता है आज भी कहीं बात नहीं बनी और परेशान हो करके यूं ही सड़क पर घूमती रही हो, है ना? तनुश्री ने मायूस हो करके नजरें झुका ली। अंकुश उसके पास आ करके उसका हाथ पकड़ करके बोला, परेशान हो करके क्या होगा तन्नू, सब ठीक हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। मगर कब? 2 साल से भटक रही हूँ, सारी दुनिया के लिए नौकरी है, लगता है हमारे लिए ही कोई नौकरी नहीं है। अंकुश क्या तुम्हें मिली कोई नौकरी? अंकुश हंसते हुए, जब तुम जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली तो मुझे कौन देगा नौकरी? चेहरे पर परेशानी के भाव लिए तनुश्री बोली, मगर ऐसा कब तक चलेगा? अंकुश सारी सेविंग खत्म हो गई है। नाना जी कब तक घर की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अगर जल्दी नौकरी नहीं मिली तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। नानी तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए, तन्नू बेटी तुम क्यों फिक्र करती हो? कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। नानी ठीक कहती हैं तन्नू, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है? अंकुश ने प्यार से उसकी आंखों में देख करके कहा तो उसे देख करके तनुश्री भी धीरे से मुस्कुरा दी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। आज विदित जी जैसे ही सुबह ऑफिस पहुंच करके अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ काम करने ही वाले थे कि तभी एक लड़की दरवाजा खोल करके अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे ऑफिस का प्यून भी अंदर आया, जो उस लड़की को डांटते हुए कह रहा था, तुम इस तरह अंदर कैसे चली आई? चलो निकलो बाहर, देखो शराफत से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। विदित जी क्या बात है मोहन, ये सब क्या हो रहा है? प्यून ने कहा, देखिए ना सर, ये लड़की जबरदस्ती अंदर घुस आई है। मैंने कितना रोकने की कोशिश की मगर ये मुझे चकमा दे करके अंदर आ गई। तनुश्री अपने हाथ जोड़ते हुए, सर प्लीज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, प्लीज सर। अंदर आने वाली लड़की ने विदित जी से विनती की तो उन्हें उसकी मासूम आंखें देख करके उस पर तरस आ गया। विदित जी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए फिर कुछ सोच करके बोले, हूँ। फिर वो प्यून की ओर देख करके बोले, तुम जाओ। प्यून ने कहा, जी सर। विदित जी उसे वार्न करते हुए बोले, आइंदा से ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। प्यून ने कहा, जी सर।
प्यून बाहर चला गया तो विदित जी उस लड़की जो कोई और नहीं तनुश्री थी उसकी तरफ देख करके बोलो, कहो क्या बात है और ये कौन सा तरीका है किसी से मिलने का? इस तरह जबरदस्ती ऑफिस में घुस करके क्या बात करना चाहती हो मुझसे? तनुश्री बेचारा सा मुंह बनाते हुए, आई एम वेरी सॉरी सर इस हरकत के लिए, मगर मैं मजबूर थी। आपसे मिलने का एक ही यही तरीका था मेरे पास, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, आओ बैठो। तनुश्री कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कह करके विदित जी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। विदित जी उसकी एक एक हरकत पर बहुत गौर कर रहे थे। अब कहो क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? तनुश्री ने कहा, सर ओ मैं, प्लीज सर यू डोंट माइंड अगर मैं। तनुश्री अपने सूखे ओंठों पर जीभ फेरते हुए टेबल पर रखे पानी के भरे ग्लास को देखते हुए बोली। विदित जी समझ गए कि उसे पानी चाहिए तो उन्होंने उसे पानी पीने की इजाजत दे दी। तो तनुश्री जल्दी से पानी का ग्लास ले करके एक ही सांस में सारा पानी पी गई। पानी पी करके उसने ग्लास टेबल पर रख दिया और बोली, आई एम सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए सुबह से गेट के बाहर खड़ी थी इसलिए प्यास लग गई और सामने पानी देख करके खुद को रोक नहीं पाई। सॉरी सर। नो इट्स ओके, अगर और पानी चाहिए तो? नहीं सर और नहीं चाहिए, थैंक यू। सो अब बताओ क्या काम है तुम्हें? मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मुझसे और तुम हो कौन? तनुश्री अपना चेहरा पोंछते हुए, सर मेरा नाम तनुश्री है, तनुश्री शर्मा। जो न्यूज़पेपर में आपकी कंपनी का ऐड देखा था कि आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, मैं उसी की इंटरव्यू के लिए आपके पास आई थी। ओह मगर उसकी इंटरव्यू तो कल है, तुम गलत समय पर आई हो। और ये क्या तरीका है इंटरव्यू देने का? अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो सलीके से इंटरव्यू देने आना, ये कोई तरीका नहीं है ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस करके इंटरव्यू देने का। मैं जानती हूँ सर कि ये मेरा तरीका गलत है, मगर सर 2 साल से मैं नौकरी के लिए भटक रही हूँ, थक गई हूँ इंटरव्यू दे दे करके, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। सर कल अगर मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई तो वही होगा जो पिछले 2 सालों से हो रहा है। सर प्लीज़ एक बार आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, यकीन मानिए सर मैं इस नौकरी के काबिल हूँ, मुझमें हर वो काबिलियत है जो आपको इस कंपनी के लिए चाहिए। देखो बेटा, अगर आप में काबिलियत है और आप इस नौकरी के काबिल हैं तो आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी, इसलिए आप इंटरव्यू के लिए कल आइए। तनुश्री दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए, सर मुझे अपनी काबिलियत पर शक नहीं है, मगर अगर कल कोई मुझसे भी बेहतर आपको मिल गया तो मुझे ये नौकरी भी नहीं मिलेगी ना। विदित जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनुश्री ने मायूसी से अपना चेहरा झुका लिया। विदित जी ने उसे देखा, उसका मासूम सा उदास चेहरा देख करके ना जाने क्यों उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। वैसे उसके इस तरह उसके केबिन में जबरदस्ती घुस आने से उनको बुरा भी लग रहा था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर ना जाने क्यों वो उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी नरमी से उन्होंने उससे पूछा, हाँ तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तनुश्री ने एकदम से कहा, यही कि कल की बजाय आप आज ही मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। विदित जी अब थोड़े गुस्से से, मिस तनुश्री यही नाम है ना तुम्हारा? तनुश्री थोड़ा झेंपते हुए, जी सर। क्या तुम पागल हो और आर यू मैड? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तनुश्री बेहद घबराते हुए, आप गुस्सा मत होइए सर, मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है, मगर आप तो मालिक हैं ना सर, आपको कोई कुछ कैसे कह सकता है? मैं ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट हूँ, मगर मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं आपको बेस्ट बन करके दिखाऊंगी, मुझे बस एक मौका दे करके देखिए सर। विदित जी डांटते हुए, देखो तुमने मुझसे 5 मिनट मांगे थे जो पूरे हो चुके हैं, इंटरव्यू कल है तो तुम कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। अगर तुम इस नौकरी के काबिल हो तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है किसी से नौकरी मांगने का। अब तुम जा सकती हो। तनुश्री फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए, मगर सर। विदित जी अपने सामने रखी फाइल खोलते हुए, प्लीज यू कैन गो नाउ। जी आई एम सॉरी, मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया।
आई एम सॉरी। तनुश्री निराश हो करके वापस जाने लगी। मायूसी से उसका फूल सा चेहरा मुरझा सा गया। धीरे धीरे उसके उठते कदमों से पता चल रहा था कि वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उसका इस तरह निराश हो करके जाना विदित जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका फूल सा मुरझाया चेहरा देख करके उन्हें ना जाने क्यों उस पर दया आ गई थी। जैसे ही वो दरवाजे खोल करके बाहर जाने लगी, बरबस ही उनके मुंह से निकल गया, सुनो। तनुश्री चौंकते हुए एकदम से पलट करके पीछे देखा। यहाँ आओ। धीरे धीरे चल करके तनुश्री विदित जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। वे उसे गौर से देख रहे थे। विदित जी, आवाज में गंभीरता लाते हुए, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? तनुश्री ने हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी। विदित जी ने उसके हाथ की ओर इशारा करते हुए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी वो मेरा सीबी है, दिखाओ। तनुश्री हैरानी से, जी? विदित जी थोड़ा जोर से बोलते हुए, अपना सीबी दिखाओ मुझे। तनुश्री ने अपनी सीबी की फाइल विदित जी को दे दी। विदित जी उसकी फाइल देखने लगे। फाइल देखते हुए ओ बोले, नाइस, वेरी गुड, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो काफी अच्छी है, हर सब्जेक्ट में टॉप है। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा इतना अच्छा सीबी होने के बावजूद तुम्हें अब तक कोई नौकरी क्यों नहीं मिली? तनुश्री दुख के साथ, मैं काम की तलाश में बहुत जगह गई सर, मगर कभी किसी ने मेरी फाइल देखी तक नहीं, और ना ही किसी ने काम का कोई सवाल पूछा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सिफारिश है और ना ही रिश्वत देने के लिए मेरे पैसे हैं। विदित जी एकदम से आश्चर्यचकित हो करके, व्हाट? नौकरी देने के लिए ये सब कौन मांगता है? तनुश्री गर्दन नीचे किए हुए, मांगते हैं सर, बहुत से लोग मांगते हैं। कुछ लोग सामने से मांगते हैं, कुछ लोग घुमा फिरा करके मांगते हैं, और अगर कहीं इन सब के बिना नौकरी मिली भी तो दबे शब्दों में कहा गया कि मुझे कुछ समझौते करने होंगे जो मुझे मंजूर नहीं थे। कहते हुए तनुश्री ने अपनी नजरें और झुका ली। उसकी आंखें नम हो गई थी। ये सुन करके विदित जी को भी बुरा लगा। वो समझ सकते थे कि एक जवान लड़की से क्या समझौता करने को कहा जा सकता है। विदित जी को ये सुन करके बहुत बुरा लगा। आई एम वेरी सरप्राइज कि किसी को नौकरी देने के लिए लोग इस तरह की फरमाइश कर सकते हैं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी कंपनी में ऐसी कोई फरमाइश ना हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हें मुझसे ऐसी नौकरी मांगते हुए ऐसा नहीं लगा कि मैं या मेरा बेटा भी तुमसे ऐसी कोई फरमाइश कर सकता है, तुम्हारी मजबूरी का कोई फायदा उठा सकता है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़े पक्के उसूलों वाले इंसान हैं। आपकी कंपनी में मेहनत और ईमानदारी को अहमियत दी जाती है। आप मेहनती लोगों की इज्जत करते हैं। इसलिए मैंने जब आपकी कंपनी की ऐड देखी तो मुझे लगा कि अगर मैं सीधे आपसे मिलूं तो शायद आप मेरी बात सुनेंगे। देखिए सर, मैं जानती हूं कि मेरा तरीका गलत है, मगर मुझे एक मौका दे करके देखिए, आपको मुझसे निराशा नहीं होगी, प्लीज़ सर। तनुश्री की बात सुनकर के विदित जी कुछ सोचने लगे और फिर कुछ सोच करके एक गहरी सांस ले करके बोले, देखो बेटा, तुम्हारी बात सुनकर के मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसी हरकतें क्यों की, लेकिन अगर इस वक्त मैं तुम्हें ये नौकरी दे भी देता हूँ तो ये लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। फिर हर कोई ऐसी ही नौकरी मांगने चल पड़ेगा। हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता, और फिर कल जो लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वो लोग जो उम्मीद लेकर के आएंगे हम उनकी उम्मीदों को भी तो नहीं तोड़ सकते। फिर थोड़ा रुक करके कुछ सोच करके बोले, देखो तुम ऐसा करो, तुम कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए। विदित जी का जवाब सुन करके तनुश्री का चेहरा उतर गया। उसका उदास चेहरा देख करके वो बोले, घबराओ मत, हमारी कंपनी में किसी से कोई कीमत नहीं मांगी जाती। मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तनुश्री थोड़ा चौंकते हुए, थैंक यू सो मच सर, कह करके वो मुस्कुरा दी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अविश्वास और चिंता की रेखाएं भी देखी थी विदित जी ने उसके चेहरे पर। तनुश्री ऑफिस से निकल करके जैसे ही कंपनी के गेट पर पहुंची तभी एक कार एकदम से उसके पास आकर के रुकी। तनुश्री गेट के बीच खड़ी थी। अगर वो कार चालक एकदम से ब्रेक न लगाता तो कार उसे टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती। अचानक अपने सामने कार देख करके तनुश्री बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर गाड़ी का हॉर्न सुन करके उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। देखा गाड़ी चालक उसे गुस्से से उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था।
तनुश्री उसे देख करके इतना ज्यादा घबरा गई कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो अभी भी गेट के बीच में ही खड़ी हुई है। तभी गार्ड जल्दी से भागते हुए वहां आया और उसने तनुश्री का हाथ पकड़ करके उसे एक तरफ को खींच लिया। गुस्से से भर करके वो कार चालक अपने जबड़े कसते हुए कार चला करके आगे बढ़ गया। ये कार चालक कोई और नहीं बल्कि अयांश था, जो कि अभी अभी वापिस आया था। अगले दिन विदित जी के कहे अनुसार तनुश्री को कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल चुकी थी। मल्होत्रा मेंशन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठा था और आइसक्रीम का इंतजार हो रहा था, जिसे लेने के लिए अयांश की मम्मी किचन में चली गई थी। सभी आपस में बात कर रहे थे। आज अयांश की वजह से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो सभी बहुत खुश थे। अयांश वहां से उठ करके हाल में सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। साथ ही अपने दादाजी और बहन की नोक झोंक सुन करके वह भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। उसका मूड भी अच्छा देख करके राजवर्धन जी उसकी तरफ देख करके बोले, बरखुरदार, जो तुम चाहते थे वो मुकाम तुमने हासिल कर लिया है। अब तो हमारी कंपनी नंबर 1 पर आ गई है और विदित भी अब एकदम से फिट है और अपना काम भी संभाल लिया है। तो अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? दादाजी की बात सुन करके अयांश एकदम से चिहुक उठा। क्या दादाजी, आपकी गाड़ी हमेशा मेरी शादी पर आकर के क्यों अटक जाती है? राजवर्धन जी नाराज होते हुए, तुमने हमसे कंपनी के संभालने तक का समय मांगा था, हालातों को देखते हुए हमने दिया था। अब जब सब कुछ ठीक है तो फिर और किस चीज का इंतजार है? अयांश थोड़ा नाराज होते हुए, दादाजी आप मेरी शादी के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। आज राजवर्धन जी भी बहुत गुस्से में आ गए। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, शादी की उम्र हो गई है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बिना तुम्हारी दुल्हन को देखे ही इस दुनिया से चला जाऊं? दादाजी प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। इतना कह करके वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसको इस तरह से जाता देख करके राजवर्धन जी गुस्से से गरजते हुए, जाने से पहले मेरी एक बात सुन करके जाओ अयांश, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर अगले 15 दिन में तुमने कोई अच्छी लड़की पसंद करके शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर, जमीन, जायदाद, परिवार और कंपनी से बेदखल कर दूंगा। और अगर अगले 15 दिन से पहले तुम मेरे सामने आए या तुमने बेवजह मेरे पास आकर के मुझे मनाने की कोशिश भी की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अयांश वापस पलटते हुए, ये सब क्या है दादाजी? ये कैसी जिद है? जिद अभी तुमने देखी ही कहाँ है, वो तो तुम अब देखोगे। हमारे लाड प्यार को बहुत फायदा उठा चुके हो तुम। दादाजी, राजवर्धन की उसकी तरफ से मुंह मोड़ करके, मर गया दादाजी, आज के बाद मुझसे बात कभी मत करना। जब मेरी बात पर अमल कर लो, वरना मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मिट्टी को भी हाथ लगाओ। उनकी बात सुन करके सब सकते में आ गए थे, लेकिन किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राजवर्धन जी वहां से सीधे अपने कमरे में चले गए और जा करके जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी अयांश को घूरते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अयांश वहां से अपने कमरे में ना जा करके सीधा ऊपर छत पर चला गया। वो रेलिंग पर हाथ रखे आसमान की ओर खाली नजरों से देख रहा था और अपने दादाजी की बातों को सोच रहा था। दादाजी उसकी शादी करना चाहते थे, मगर अयांश शादी नहीं करना चाहता था। शादी और प्यार जैसे शब्द से भी उसे नफरत थी। अक्सर शादी को लेकर के अयांश और उसके दादाजी के बीच बहस हो जाती थी, लेकिन आज के जैसा गंभीर मसला नहीं हुआ था। दरअसल शादी न करने की उसकी एक वजह भी थी। अपनी जिंदगी में प्यार और शादी जैसे रिश्ते कभी नहीं बनाना चाहता था। सख्त नफरत थी उसे इन शब्दों से, जिसकी वजह उसका अतीत है। आज भी बातें याद करते हुए वो अपने बीते दिनों में खो गया। कॉलेज के दिनों में वो तानवी नाम की एक खूबसूरत लड़की से बेहद प्यार करता था। उसके एक इशारे पर अयांश अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। पूरे कॉलेज में उन्हें रोमियो और जूलियट के नाम से जाना जाता था। तानवी एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। अयांश उसका दीवाना था और उसका हर सपना पूरा करने की ख्वाहिश रखता था, मगर तानवी उसे धोखा दे रही थी। वो अयांश के अलावा किसी और से भी मिलती थी। असल में वो किसी और से प्यार करते थे। अयांश से उसकी दौलत हथियाने के लिए प्यार का झूठा नाटक कर रही थी।
तानवी और उसके दूसरे प्रेमी का प्लान था कि अयांश को अपने प्रेम जाल में फंसा करके तानवी अयांश से शादी करने के बाद में उससे तलाक ले लेकर के एलिमनी में अयांश की आधी जायदाद हासिल करके फिर अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। वो दोनों ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मगर इत्तेफाक से एक दिन अयांश को सारी सच्चाई का पता चल गया। सच्चाई जान करके उसका दिल टूट गया, मगर उसने उसी वक्त तानवी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ करके उसे अपने दिल और जिंदगी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद फिर अयांश कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। प्यार और जज्बातों से उसे नफरत हो गई। हर खूबसूरत लड़की में उसे तानवी नजर आती थी, हर लड़की से उसे नफरत हो गई थी। उसी दौरान अयांश के पिता विदित मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी समय तक बेड पर रेस्ट करना पड़ा, जिसका असर उनके बिजनेस पर पड़ा। उन्हें बिजनेस में एक बहुत भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ। विदित जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नतीजा वह दिनों दिन बहुत कमजोर और बीमार रहने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देख करके अयांश ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस और कंपनी को संभालने में लगा दिया और थोड़े ही समय में उसने अपनी कंपनी का सारा घाटा पूरा कर दिया और कंपनी को उसी मुकाम पर ले आया। अयांश ने अपने दिन रात की मेहनत से और लगन से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर ला दिया। पिछले 3 साल से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिल रहा है। तब से अब तक 4 साल गुजर गए, मगर अभी भी अयांश तन्वी के धोखे को भुला नहीं पाया। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अयांश ना कभी किसी पर भरोसा कर पाया और ना कभी किसी से प्यार कर पाया। बहुत सी लड़कियों ने अयांश के करीब आने की कोशिश की, मगर उसने बड़ी बेरुखी से उन्हें खुद से दूर कर दिया। ना वो कभी किसी लड़की के करीब जाता और ना वो किसी को अपने करीब आने देता। अगले दिन सुबह उठ करके वह रोज की तरह ही अपने सारे काम करके ऑफिस के लिए तैयार हो करके नीचे आया तो सब नाश्ता कर रहे थे। वह भी रोज की तरह सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। वह ये देख करके हैरान रह जाता है कि किसी ने उसकी गुड मॉर्निंग का ठीक से जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब बाहर से आते आते राजवर्धन जी सुषमा जी को उनका नाश्ता कमरे में पहुंचाने का बोल करके अयांश को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में चले गए। अपने लिए दादाजी का ये बर्ताव देख करके अयांश बिना नाश्ता किए चुपचाप ऑफिस चला गया। अयांश का मानना था कि 1-2 दिन में सब पहले जैसा हो जाएगा, दादाजी भी सब कुछ भूल करके नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे और घर का माहौल वैसा ही बना हुआ था। अयांश को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन राजवर्धन जी की नाराजगी उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। अब वह परेशान हो चुका था और उन्हें मनाने के लिए तरीके ढूंढने लगा, लेकिन राजवर्धन जी भी अब की बार टस से मस नहीं हुए। बीतते दिनों के साथ दादाजी के बात ना करने से अयांश और ज्यादा परेशान होता जा रहा था, जिसका असर उसके काम पर भी हो रहा था। अयांश के कंपनी संभालने के बाद से विदित जी कभी कभार ही ऑफिस जाते थे, इसलिए उस पर जिम्मेदारी और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अयांश किसी भी कीमत पर दोबारा कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता था। घर में भी दादाजी की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। रोनित अयांश का बचपन का दोस्त और मैनेजर था। वह हमेशा से ही अयांश के साथ रहा था। अयांश की ऐसी हालत देख करके रोनित भी परेशान था। वह अयांश के बारे में सब कुछ जानता था और उसके शादी ना करने की वजह भी, लेकिन उसके पास उसकी समस्या का कोई हल नहीं था जब तक खुद अयांश इस सब से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। आज अयांश को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया था। रात में जब वह घर पहुंचा तो सुषमा जी उसी का इंतजार कर रही थी। अयांश उनके पास आते हुए, आप अब तक सोई नहीं माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आज बहुत देर कर दी। जी आज पापा भी ऑफिस नहीं आए थे और एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। मैं अभी फ्रेश होकर के आता हूँ, आप तब तक खाना लगा दीजिए। सुषमा जी ने किचन में जा कर के खाना गर्म किया और टेबल पर लगाया। तब तक अयांश भी नीचे आ गया। वो खाना खाने के लिए बैठ गया तो सुषमा जी ने उसके लिए खाना लगाया और उसके पास ही बैठ गई। दादाजी ने खाना खाया? हाँ खा लिया है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जब इतनी चिंता है और बात किए बगैर भी नहीं रह सकते तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? आखिर घर में सभी तो यही चाहते हैं।
काफ़ी समय बीत चुका है अयांश, अब तुम्हें सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। अयांश बिना कुछ कहे उठ करके ऊपर जाने लगा तो सुषमा जी, अयांश आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फैसला करने में बहुत देर कर दो। अयांश कुछ ठिठका, फिर सीढ़ियां चढ़ गया। एक दिन तनुश्री ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि उसके पास किसी का फोन आया और वो हड़बड़ाते हुए रोनित के पास पहुंची और उससे घर जाने का बोल करके वहां से निकल गई। ऑफिस से निकल करके तनुश्री सीधे हॉस्पिटल पहुंची जहां उसके नाना जी एडमिट थे। वो भी अपने काम की जगह से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके किसी साथी ने ला करके उन्हें यहाँ एडमिट करवाया था और तनुश्री को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी थी, जिसे सुन करके तनुश्री घबराते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल गई। सबसे पहले उसने जा करके अपने नाना जी के वार्ड का पता किया, फिर उनके पास पहुँची जहाँ उनका इलाज चल रहा था। तनुश्री को देख करके उसके नाना जी का सहायक उसके पास आया और उनकी स्थिति से अवगत कराते हुए जाने की परमिशन मांगी। तनुश्री ने उन्हें धन्यवाद बोलते हुए जाने के लिए कह दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देख करके तनुश्री जा करके अपने नाना जी के डॉक्टर से मिली और उनके हालात के बारे में पूछा कि अब वो कैसे हैं। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उनके सर में चोट लगी है लेकिन ब्लड बाहर नहीं निकल पाया है और उसके क्लोट्स उनके सर में ही जमा हुए हैं। अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तनुश्री ने कहा, तो डॉक्टर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑपरेशन शुरू कीजिए ना। डॉक्टर ने कहा, उसके लिए पहले आपको काउंटर पर फीस जमा करनी होगी, हम तभी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तनुश्री कुछ असमंजस में पड़ करके, कितनी फीस भरनी है डॉक्टर? जी 1 लाख, इसके आगे का जो भी खर्च आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तनुश्री सोच में पड़ गई। इस वक्त अंकुश भी शहर में नहीं है, किससे मदद मिल सकती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करूं? तनुश्री अपनी ही सोच में गुम थी कि फ़ोन की रिंगटोन से उसका ध्यान टूटा। उसने पर्स से फ़ोन निकाल करके देखा तो फ़ोन नानी जी का था। इन सब के बीच वो नानी माँ को तो भूल ही गई। उसने फ़ोन उठा करके कान से लगाया तो उधर से नानी माँ की आवाज़ घबराई हुई सी आई, तन्नू बेटा, तुम्हारे नाना जी अभी तक घर नहीं आए और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नानी जी आप घबराइए मत, मैं अभी आती हूँ। तनुश्री डॉक्टर को पैसे का इंतजाम करने को बोल करके वहां से निकल गया। तनुश्री घर पहुंची जहां नानी माँ परेशान सी घूम रही थी। तनुश्री को देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ आई और बोली, पता नहीं बेटा तुम्हारे नाना जी कहाँ रह गए, आज अभी तक वापस नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तनुश्री ने नानी माँ को अपने पास बैठाया और उनके हाथ अपने हाथों में थमा करके धीरे से बोली, नानी माँ, नाना जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसकी बात सुन करके नानी माँ बहुत घबरा गई और रोते हुए बोली, तन्नू, तुम्हारे नाना जी के अलावा हमारा यहाँ कोई नहीं है, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तनुश्री ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, नहीं नानी माँ, नाना जी को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। नानी माँ ने जोर देते हुए कहा, मुझे अभी के अभी उनके पास जा कर के उन्हें देखना है, तभी मुझे चैन मिलेगा, तुम मुझे अभी उनके पास लेकर के चलो। तनुश्री ने नानी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, तो हार करके तनुश्री उन्हें लेकर के हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में सत्येंद्र जी की हालत देख करके उनके होश ही उड़ गए थे। वे तनुश्री से लिपट करके जोर जोर से रोने लगी। सावित्री जी तनुश्री से लिपट करके अपने नाना जी को बचा लो, तन्नू कुछ भी करो लेकिन उन्हें बचा लो, की गुहार करने लगी। तभी डॉक्टर ने आ करके तनुश्री से कहा, मिस तनुश्री, आप जल्द से जल्द काउंटर पर फीस जमा कराएं ताकि हम तुरंत ही उनका ऑपरेशन शुरू कर सकें। तनुश्री ने नानी को समझाया और पानी पिलाया, फिर वो उन्हें वहीं उसका इंतजार करने के लिए बोल करके पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल गई। तनुश्री वहां से सीधे ऑफिस पहुंची और रोनित को अपनी बात कही और कुछ मदद करने के लिए कहा। रोनित को भी तनुश्री से हमदर्दी थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसने कुछ सोच करके कहा, आज विदित सर ऑफिस नहीं आए हैं और अयांश सर का मूड बहुत खराब है, उनसे बात करने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
तनुश्री रोनित की बात सुन करके और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे किसी भी हालत में आज ही पैसा काउंटर पर जमा करना जरूरी था, तभी उसके नाना जी का ऑपरेशन शुरू हो सकता था। हर बढ़ते मिनट के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा था। तनुश्री किसी भी हालत में अपने नाना जी को खोना नहीं चाहती थी। तनुश्री रोते हुए रोनित से, अयांश सर का ऑफिस किधर है, मुझे उनसे अभी बात करनी है। रोनित ने उसे अयांश के ऑफिस के सामने ला करके खड़ा कर दिया और बोला, तनुश्री एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता सर तुम्हारी कोई भी मदद करेंगे। तनुश्री अपने आंसू साफ करते हुए अयांश के केबिन में चली गई और रोनित हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तनुश्री ने नॉक किया तो अंदर बैठे अयांश का ध्यान उस ओर गया तो उसने कहा, कम इन। तनुश्री अंदर आई। उसने देखा एक आदमी उसकी ओर पीठ करके एक बड़ी सी चेयर पर बैठा है। तनुश्री ने कहा, हेलो सर, मेरा नाम तनुश्री शर्मा है। अयांश ने अपने हाथ उठा करके उसे आगे बोलने का इशारा किया। अयांश का इशारा पा करके तनुश्री ने कहना शुरू किया, सर मैं आपके ऑफिस में पिछले 1 महीने से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही हूं। आज मेरे नाना जी का रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे उन्हें बहुत चोट आई है। उनकी कंडीशन अभी बहुत खराब है और उनके बचने के बहुत कम चांस हैं, पर अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो शायद मैं अपने नाना जी को बचा सकूं। मेरे नाना नानी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे अपनी नानी माँ को संभाल पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कहा है। मैं इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मेरे नाना जी को बचा लीजिए प्लीज सर। तनुश्री ये सब बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। उसकी आवाज़ से उसके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तनुश्री की बात सुन करके अयांश सोच में पड़ गया। अयांश ने चेयर को तनुश्री की ओर घुमाया और बोला, जैसा कि तुमने कहा अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए केवल 1 ही महीने का समय हुआ है, तो उसके बिहाव पर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। तनुश्री हाथ जोड़ते हुए, सर प्लीज आप कैसे भी करके मेरी मदद कर दीजिए। अयांश उसके पास आते हुए, देखो मैं तुम्हें कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी तरफ से दे सकता हूं, पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। तनुश्री ने अपने गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया और अयांश की ओर बढ़ते हुए, क्या चाहिए आपको सर? अयांश ने उसके और करीब आकर के धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तनुश्री को अयांश से ऐसी किसी शर्त की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से शॉक्ड रह गई। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अयांश उस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए, वही जो तुमने सुना, मुझसे शादी कर लो, फिर 1 लाख क्या, जितना चाहे तुम बिना सोचे उतना पैसा ले सकती हो। इसे तुम हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकती हो। मेरे पास पूरे दिन का टाइम है, जल्दी सोच करके बता दो कि तुम्हारा क्या फैसला है। मुझे आज के आज ही शादी करनी है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। हमारी शादी केवल दिखाने के लिए होगी, असल में तुम फ्री रहोगी। मुझे केवल मेरे दादाजी के लिए उनकी पोता बहू चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तनुश्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों से घिरे हुए नाना जी और रोती बिलखती नानी माँ का चेहरा घूमने लगा। उसके पास इस समय अयांश की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इधर अयांश भी इसी सोच में गुम था कि अगर तनुश्री ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएगा। इस समय अयांश को केवल अपने दादाजी और हाथ से निकलती कंपनी की फिक्र हो रही थी। कुछ पल सोचने के बाद तनुश्री ने अपनी आंखें खोली और अयांश की ओर भावहीन और भरी निगाहों से देखा और कहा, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक बात आपको माननी होगी। पहले मेरे नाना जी का ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूँगी। तनुश्री का फैसला सुनकर के अयांश ने राहत की सांस ली। आखिर उसने दादाजी के दिए समय से
एक दिन पहले ही लड़की ढूंढ ली और उसे शादी के लिए भी तैयार कर लिया। उसने रोनित को अंदर बुलाया और कहा, मिस तनुश्री को 1.5 लाख रुपए अभी इसी वक्त मेरे पर्सनल अकाउंट से ला करके दे दो और जल्दी ही हमारी शादी के लिए मंदिर में अरेंजमेंट करवाओ। उसने चेक साइन करके रोनित को पकड़ा दिया। रोनित अयांश के इस फैसले से आश्चर्यचकित होकर के कभी तनुश्री और कभी अयांश की ओर देखने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सब सच है। उसे इस तरह खड़ा देख करके अयांश ने गुस्से से कहा, अब खड़ा क्या है, जा करके वो कर जो कहा गया है। मिस तनुश्री आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। अयांश अपने केबिन से बाहर निकल गया। तनुश्री भी उसके पीछे पीछे चल देती है। रोनित ने कैश ला करके तनुश्री को थमा दिया तो दोनों गाड़ी में बैठ करके अयांश ने गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। हॉस्पिटल में पहुंच करके तनुश्री ने सबसे पहले जा करके फीस जमा की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उसने देखा कि अयांश पहले से ही वहां बैठा डॉक्टर से उसके नाना जी की हालत का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अब नानी माँ भी संभल चुकी थी। तनुश्री को अब अयांश की कही बात भी रखनी थी तो वो नानी से कुछ देर में आने को कह करके अयांश के साथ निकल गई। अयांश ने मंदिर के सामने ला करके गाड़ी रोक दी। तनुश्री सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखती है। अयांश उसके हाव भाव देख करके समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो अपनी नज़रें सामने गड़ाए गंभीर हो करके बोला, कोर्ट मैरिज के लिए मेरे पास समय नहीं है तो हमें शादी मंदिर में ही करनी होगी। अयांश ने अपनी पूरी बात की और गाड़ी से निकल करके मंदिर में चलने का इशारा किया। तनुश्री अयांश के पीछे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में शादी के लिए मंडप तैयार हो गया था जिसे देख करके उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अयांश ने रोनित को इशारा किया तो उसने एक बैग ला करके उसके हाथ में थमा दिया। अयांश ने उस बैग को तनुश्री की ओर बढ़ाते हुए मंदिर के पास बने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सब तैयारी हो चुकी है, इसमें कपड़े हैं, इन्हें पहन करके जल्दी से तैयार हो जाओ। उस बैग में एक रेड कलर की बहुत खूबसूरत सी डिजाइनर साड़ी थी, कुछ मेकअप का सामान और ज्वेलरी भी थी। आधे घंटे बाद तनुश्री तैयार होकर के आ गई। उस साड़ी में लिपटी हुई वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक बार को तो अयांश की नज़रें भी जैसे उस पर ठहर सी गई, लेकिन अगले ही पल वो अपनी गर्दन को झटकते हुए होश में आ चुका था। तनुश्री ने अपने कदम मंडप की ओर बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। आज का दिन तनुश्री की जिंदगी को न जाने क्या मोड़ देने वाला था। अयांश अपने आप इस सूट में ही था। अयांश ने अपनी बहन कनिका को भी उसके लिए सरप्राइज है बोल करके वहां बुला लिया था। जल्दी ही शादी की रस्में पूरी कर ली गई। सिंदूरदान के साथ ही पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। कनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो तनुश्री जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी भाभी के रूप में पा करके बहुत खुश हो रही थी। उसने पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुषमा जी को भी भेज दी थी। घर में सभी को पता चल गया था। जहां इस तरह मंदिर में शादी करने को लेकर के सभी नाराज थे, वहीं इस बात से बहुत खुश थे कि अयांश दादाजी की धमकी की वजह से शादी के लिए माना ही नहीं, बल्कि उसने शादी भी कर ली है, वो भी दादाजी को दिए समय से पहले। अयांश के साथ उसके घर जाने से पहले तनुश्री ने अपने नाना जी से एक बार मिलने की बात कही तो वो लोग पहले हॉस्पिटल पहुंचे जहां कनिका और रोनी बाहर ही रुक जाते हैं और अयांश तनुश्री के साथ अंदर जाता है। तनुश्री अपनी नानी माँ के पास पहुंची। नानी माँ उसे दुल्हन के रूप में देख करके हैरानी से बोली, तन्नू ये सब क्या है बेटा, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और ये दुल्हन का श्रृंगार क्या है ये सब। तनुश्री रोते हुए नानी माँ के गले से लग गई और रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। सावित्री जी ये तो जानती थी कि जितना कैश काउंटर ने जमा कराने के लिए बोला था, बिना किसी की मदद के वो जमा करना संभव नहीं था, लेकिन कोई इस तरह उनके पति और नातिन की जिम्मेदारी ले लेगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तनुश्री ने भी बिना अपनी चिंता किए अपने नाना जी की जिंदगी बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया। इस बात पर उनको फक्र था। सावित्री जी अपनी सोच में गुम थे। तभी उन्हें पैरों पर कुछ महसूस हुआ।
तो उन्होंने नीचे देखा तो अयांश मुस्कुराते हुए उनके पैर छूने के लिए झुका हुआ था। तो उन्होंने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए सदा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। सावित्री जी अपने आंसू पोंछते हुए तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुमने आज तक जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं बेटा, अब जब तुम शादी कर ही चुकी हो तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी सुखमय और खुशहाल हो, तुम्हें जीवन का हर सुख मिले। मैं अब तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ। तुम दामाद जी के साथ जाओ और अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारे नाना जी के ठीक होते ही मैं उन्हें लेकर के गांव चली जाऊंगी, ताकि तुम भी अपने नए परिवार पर ध्यान लगा सको। जब तुम्हारे नाना जी को होश आ जाए तो हमारे जाने से पहले तुम उनसे आ करके मिल जाना। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। तुम निश्चिंत हो करके जाओ बेटा। लेकिन नानी माँ, मैं यहाँ अकेले नाना जी के और आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। सावित्री जी ने उसे समझाया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। दामाद जी से मिल करके मुझे तसल्ली हो गई है कि वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम पर नए परिवार की जिम्मेदारी आ गई है तो तुम उन पर ध्यान दो। आखिर तुम्हारे मामाओं का भी तो हमारे लिए कोई फर्ज बनता है। अयांश ने तनुश्री को चलने के लिए कहा। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। अयांश ने सावित्री जी से इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए तनुश्री से कहा, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। अयांश तनुश्री को लेकर के जैसे ही मल्होत्रा हाउस के बाहर पहुंचा तो उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। फिर उसने आकर के तनुश्री की साइड का गेट खोल करके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो तनुश्री आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। तो उसने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी हाथ पकड़ो और बाहर आओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तनुश्री ने नज़रें घर की ओर की तो सबको मुस्कुराते हुए इंतजार करते पाया। तनुश्री ने गाड़ी से निकल करके मल्होत्रा हाउस के अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए तो कनिका दौड़ करके उनके पास आ गई और तनुश्री का हाथ थाम करके चलने लगी। तनुश्री जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। इतना आलीशान घर और इतने बड़े लोगों के बीच वो साधारण सी दिखने वाली लड़की कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। वो इस वक्त बहुत असहज महसूस कर रही थी। सुषमा जी ने तनुश्री और अयांश को दरवाजे पर ही रोक दिया और खुद अंदर चली गई। अयांश ने विदित जी और कनिका जी की ओर देखा तो उन्होंने अपने कंधे उचका करके अनजान होना बता दिया। थोड़ी देर बाद सुषमा जी आरती की थाली लेकर के बाहर आई तो अयांश हैरान होते हुए, माँ अब ये क्या है सब। सुषमा जी अयांश को प्यार से डपटते हुए, तुम चुप करो, बहू पहली बार घर आती है तो कुछ रस्में तो होती ही हैं। बिना किसी को बताए चुपचाप मंदिर में शादी करके तुमने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया, अब कुछ तो करने दो। कहते हुए उन्होंने दोनों को तिलक लगाया और फिर उनकी आरती उतारी। आरती के बाद सुषमा जी ने चावल से भरे हुए कलश तनुश्री के सामने रखा और बोली, बेटा अब इसे सीधे पैर से गिरा करके अंदर आ जाओ। तनुश्री ने कलश को पैर से गिरा करके अयांश के साथ अंदर प्रवेश किया। उसका गृह प्रवेश बहुत अच्छी तरह से कनिका ने आगे बढ़ करके तनुश्री को सभी घर वालों से मिलवाया। भाभी, ये हैं हमारे प्यारे दादाजी और इस परिवार के मुखिया राजवर्धन मल्होत्रा। तभी तनुश्री ने आगे बढ़ करके दादाजी के पैर छुए तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बहू, रानी मल्होत्रा हाउस में तुम्हारा स्वागत है। फिर कनिका ने उसे अपनी मम्मी पापा से मिलवाया तो उसने सुषमा जी और विदित जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। विदित जी ने भी तनुश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बधाई हो सुषमा जी, आज से आपका प्रमोशन हो गया है। सुषमा जी हंसते हुए बोली, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। फिर वो तनुश्री और अयांश को साथ लेकर के घर में बने मंदिर में गई और वहां भी उनसे कुछ रस्में करवाई। फिर उन्होंने कनिका से तनुश्री को अयांश के कमरे में छोड़ करके आने के लिए कहा तो कनिका उसे अयांश के कमरे में छोड़ आई। अयांश को राजवर्धन जी ने अपने कमरे में आने के लिए कहा और वहां से चले गए। तनुश्री बहुत गौर से अयांश के कमरे को देख रही थी। स्काई ब्लू और व्हाइट कलर से कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी चीजें सफाई से अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। कमरे के एक ओर बड़ा सा कांच का विंडो
डोर और उसके बाहर बालकनी थी। उधर राजवर्धन जी के कमरे में लड़की तो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे साथ एकदम से शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? कहीं तुमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है? क्योंकि कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था और आज तुम दुल्हन के साथ घर आ रहे हो। अयांश मुस्कुराते हुए, क्या दादू आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको मुझसे ऐसी ही उम्मीद है? वो पिछले 1 महीने से हमारे ऑफिस में काम कर रही है। मैं अच्छी तरह से उसे जानता हूँ। मैंने आज उससे शादी के लिए कहा तो वो मान गई। उसके नाना नानी से भी मिल करके आया हूँ। हाँ, तुमने आज मेरी कही बात को मान रख करके बता दिया कि तुम मुझे कितना चाहते हो। चाहे कैसे भी हो, तुमने शादी कर ले, दुल्हन घर ले आए। मैं इसी से बहुत खुश हूँ। अब जाओ, तुम भी आराम करो। तनुश्री अभी कमरे की खूबसूरती में ही खोई थी कि तभी दरवाजे का डोर नॉक हुआ और खाने के साथ कनिका कमरे में आई। आइए भाभी, साथ में खाना खाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तनुश्री मुस्कान के साथ वॉशरूम में गई और हाथ धो करके बाहर आई। फिर दोनों ने साथ बैठ करके खाना खाया और बातें करने लगी। इस बीच तनुश्री कनिका के साथ बहुत सहज थी। उसकी बातों और आज जो भी कुछ उसके साथ हुआ था सब भूल करके खुल करके बातें कर रही थी। अच्छा भाभी, अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कनिका ने कहा। तनुश्री ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, बोलिए ना भाभी, क्या बात है? तो मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। क्या आज रात के लिए कुछ हो सकता है? कल मैं घर जा करके अपने कपड़े ले आऊँगी। ओह भाभी, बस इतनी सी बात है और आप इतना सोच रही हैं इतनी बात को बोलने में। लेकिन फिकर नॉट, मैं हूं ना, मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर के आती हूँ। थोड़ी देर बाद तनुश्री सुषमा जी के पास से एक लाल रंग की साड़ी ला करके तनुश्री को दे दी। तनुश्री मुस्कुराते हुए कनिका से साड़ी ली और वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आने पर वो बेड पर लेट गई और जल्दी ही उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद अयांश जैसे ही कमरे में आया तो तनुश्री को बेड पर सोते देखो तो मैडम को मेरा कमरा, मेरा बेड और मुझे ही सोने की जगह नहीं, और अपने आप कैसे घोड़े बेच करके सो रही हैं। अयांश गुस्से से भरा तनुश्री की ओर घूरते हुए काउच पर जा करके सो गया। अगली सुबह दरवाजा खटखटाने पर तनुश्री की आंख खुली तो उसने अपनी साड़ी संभालते हुए जा करके दरवाजा खोला, जो अंदर से बंद नहीं था। तनुश्री ने गर्दन बाहर निकाल करके देखा तो बाहर कनिका खड़ी थी। कनिका ने बड़ी ही मासूमियत के साथ तनुश्री को गुड मॉर्निंग विश किया तो तनुश्री ने भी मुस्कुरा करके जवाब दिया, भाभी, ये आपके अभी पहनने के लिए कपड़े हैं। अभी आप जल्दी से नहा करके नीचे आ जाइए पूजा के लिए। तनुश्री ने उसके प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चलो, मैं बस अभी आई। तनुश्री ने कमरे में इधर उधर देखा लेकिन अयांश उसे दिखाई नहीं दिया तो वो मुंह बना करके कंधे उचका करके नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद तनुश्री नहा करके नीचे आ गई और सीधे सुषमा जी के पास जा करके उनके पैर छू करके उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया और बोली, अभी तुम्हारे पापा जी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं तो तुम मेरे कमरे में जा करके तैयार हो जाओ। और मैंने रात को भी अपनी फ्रेंड से बात की है, उसका अपना बुटीक है तो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा दिए हैं। और हाँ बेटा, आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम उसके लिए भी कपड़े सेलेक्ट कर लेना। अब तुम जल्दी से तैयार हो करके पूजा के लिए आ जाओ। फिर कनिका की ओर देखते हुए, कनिका, तुम भाभी की हेल्प कर दो बेटा, तब तक मैं यहाँ की तैयारी देख लेती हूँ। तनुश्री ने श्री ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी मैचिंग चूड़ियां, माथे पर छोटी सी मैचिंग बिंदी, पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, कानों में सुंदर से झुमके और गले में मंगलसूत्र। कुल मिलाकर के वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुषमा जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। फिर वो तनुश्री को साथ लेकर के घर के मंदिर पूजा करने जाती हैं। पूजा करने के बाद तनुश्री एक बार फिर से सुषमा जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। सुषमा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, तुम अब अपने कमरे में जाओ, मैं अभी चाय बना करके कनिका के हाथ भिजवा देती हूँ। तनुश्री थोड़ा सकुचाते हुए, मम्मी जी, क्या मैं भी आपके साथ किचन में चल सकती हूँ? ठीक है, चलो। मम्मी, चाय मैं बनाऊं? सुषमा जी हंसते हुए, बिल्कुल तुम ही बनाना, लेकिन आज नहीं, कल जब तुम्हारी चूल्हा पूजन की रस्म हो जाएगी। अभी तो तुम मेरे हाथ की बनी चाय ही पी लो।
तनुश्री धीरे से मुस्कुरा करके सिर हिला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुषमा जी कनिका की ओर पलटते हुए, कनिका मैं चाय बनाती हूँ बेटा, तुम भाभी की चाय उनके कमरे में रख आओ। तनुश्री आराम से बैठ करके चाय पी रही थी, तभी आयांश कमरे में आया तो उसकी नजर आयांश पर गई, जो इस समय लोअर और टी शर्ट में था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, उसके सिक्स पैक एब्स उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट बना रहे थे। आयांश जो अभी भी अपनी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ता था, वो बेड पर बैठी तनुश्री पर एक नज़र डालते हुए वॉशरूम में चला गया तो तनुश्री ने राहत की सांस ली। चाय पी करके तनुश्री अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आयांश बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। तनुश्री एकटक उसे देख रही थी कि वो एकदम से होश में आई और पीछे मुड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इस तरह वॉशरूम से बाहर निकल आए। आयांश उसकी तरफ घूरते हुए, एक्सक्यूज में, तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो और अपने कमरे में मैं अपने ही ढंग से रहता हूँ। तुम्हें दिक्कत हो तो तुम बाहर निकल जाओ, गेट आउट। तनुश्री कमरे से निकल करके कनिका के कमरे में आ गई। कनिका जो अभी नहा करके आई थी, क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? तनुश्री मुंह बना करके, ये बात तुम अपने भाई से पूछो, सुबह सुबह ही कमरे से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। कनिका हंसते हुए, वो ऐसे ही हैं, अभी तो शुरुआत है भाभी, आप देखते रहना, वो ऐसे ही आपको परेशान करते रहेंगे। चलिए अपना मूड ठीक कीजिए, चल करके मॉम के हाथों से बना गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। दोनों नीचे आ करके सबके साथ नाश्ता करते हैं और फिर बैठ करके दादाजी से बात करने लगते हैं। आयांश ऑफिस के लिए निकल गया और विदित जी वहीं हाल में सबके पास बैठ गए। तभी सुषमा जी की फ्रेंड जिसका बुटीक था अपने असिस्टेंट को लेकर के वहां आ गई तो सुषमा जी के साथ कनिका और तनुश्री ड्रेस पसंद करने लगे। सुषमा जी ने तनुश्री के लिए डेली वियर और कुछ डिजाइनर साड़ी और सूट पसंद किए। फिर उन्होंने कुछ लहंगे और लाचे भी देखे और आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म के लिए भी एक ड्रेस सेलेक्ट कर दिया। तभी राजवर्धन जी ने कहा, सुषमा बेटा, तुम बहू रानी को ज्वेलर्स के पास भी ले जाओ और कुछ ज्वेलरी भी दिलवा दो। तनुश्री ये सुन करके मना करने लगी तो विदित जी, बेटा जी, ये आपका अधिकार है और फिर शाम को मुंह दिखाई का छोटा सा फंक्शन भी है तो तुम्हें उसके लिए भी चाहिए होगा। उनकी बात सुन करके वो तीनों ज्वेलरी के पास चली गई और कुछ ज्वेलरी भी खरीद लाई। घर आकर के सुषमा जी ने तनुश्री को आराम करने के लिए कहा, नहीं तो शाम को वह थकी हुई सी लगती। और 1 घंटे बाद पार्लर वाली भी तनुश्री को तैयार करने के लिए आने वाली थी। तनुश्री अपने कमरे में जा करके फ्रेश हुई और बेड पर लेट गई और कुछ देर में ही उसे नींद आ गई। दरवाजा खटखटाने पर उसकी आंखें खुली तो कनिका के साथ पार्लर वाली भी कमरे में आ गई और तनुश्री को तैयार करने लगी। कनिका भी साथ ही तैयार हो रही थी। लगभग 1.5 घंटे बाद तनुश्री तैयार हो चुकी थी। उसने पीच और पर्पल कलर मिक्स बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में राजवर्धन जी का दिया जड़ाऊ चोकर और बालों को समेट करके एक परफेक्ट वन का रूप दिया हुआ था। मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे सभी लोग आ चुके थे, बस अब तनुश्री का ही इंतजार हो रहा था। सभी सुषमा जी से बहू रानी के लिए पूछ रहे थे तो वो अभी बुलाती हूँ कह करके आयांश के कमरे में आई तो तनुश्री को तैयार देख करके बहुत खुश हुई। उन्होंने आंख से काजल ले करके तनुश्री के कान के पीछे लगा दिया, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही है। मॉम, क्या भाभी ही खूबसूरत लग रही है? मैं नहीं, आपने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं कहा, तुम तो हमारे पूरे परिवार की जान हो, भला तुम प्यारी क्यों नहीं लगोगी? क्यों तनुश्री? तनुश्री उनकी बात सुन करके मुस्कुरा करके, जी माँ, सही कहा आपने, अब तुम दोनों जल्दी से नीचे चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तनुश्री को घूंघट उठाया और नीचे ले आई। तनुश्री को हाल में ला करके उन्होंने सबके बीच रखी एक खूबसूरत सी चौकी पर बैठा दिया और मुंह दिखाई की रस्म शुरू की गई। तभी तनुश्री की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और उसे एक से बढ़ करके एक तोहफे और आशीर्वाद दे रहे थे। देर रात तक फंक्शन खत्म हुआ तो कनिका ने तनुश्री को खाना खिलाया और फिर उसके कमरे में छोड़ आई। तनुश्री कमरे में आई तो आयांश वहां नहीं था। वह जा करके फ्रेश हुई और बहुत हल्के से कपड़े पहन करके खुद को
बड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए लेटते ही सो गई। रात गए अयांश कमरे में आया तो उसने एक नज़र तनुश्री को देखा और वो काउच पर जा कर के लेट गया और कुछ देर बाद नींद ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया। सुबह तनुश्री उठी तो उसकी नज़रें कमरे में अयांश को ढूंढ रही थी। आज उसकी शादी का तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में अयांश कमरे में ना के बराबर ही दिखाई दिया। तनुश्री बेड से उठी और सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई। तनुश्री जल्दी ही नहा करके बाहर निकल आई। आज उसने मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी दमक रहा था। तनुश्री जल्दी से नीचे जा करके पूजा की तैयारी करती है। तब तक सुषमा जी भी नहा करके आ गई थी। तनुश्री को इस समय मंदिर में देख करके बहुत खुश थी। पूजा खत्म होने पर तनुश्री जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि राजवर्धन जी और विदित जी भी वहां आ गए थे। तनुश्री बारी बारी सबके पैर छू करके आशीर्वाद लेती है और सबको प्रसाद देती है। राजवर्धन जी तनुश्री के सिर पर हाथ रखते हुए, तुम्हारे गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है बेटा, सदा सुहागन रहो। सुषमा जी प्यार से तनुश्री को, मैं जा करके सबके लिए चाय बनाती हूँ और तुम सबको दे देना। और उसके बाद आज तुम्हारी चूल्हा पूजन की रस्म है। आज तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है और खाने में कुछ मीठा जरूर होना चाहिए और कनिका इन सब में तुम्हारी मदद करेगी। इतना कह करके वो किचन में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तनुश्री सबको चाय दे करके किचन में आई तो सुषमा जी उसके हाथों में ट्रे पकड़ाते हुए, ये तुम्हारी चाय और अयांश की काफ़ी है, जा करके पी लो और फिर चूल्हा पूजन के लिए तैयार हो करके आ जाओ। तनुश्री ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर चली गई। तनुश्री ने कमरे में जा करके देखा तो अयांश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो ट्रे को साइड टेबल पर रख करके जैसे ही मुड़ती है वैसे ही अयांश वॉशरूम का दरवाजा खोल करके बाहर निकल आया। उसने ऊपर वेस्ट पहना हुआ था और नीचे तौलिया लपेट रखा था। एक पल को दोनों की आंखें मिली। तनुश्री अयांश की खूबसूरत सी आंखों में उलझ करके रह गया। वो कितनी गहरी थी उसकी आंखें। तनुश्री को खुद को ऐसे एक टक देखता पा करके अयांश थोड़ी तेज आवाज में, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे बुत बन करके क्यों खड़ी हुई हो? अयांश की आवाज से तनुश्री हड़बड़ा गई और एकदम से बोली, ओ मैं आपके लिए कॉफी लेकर के आई थी, तो मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। कहते हुए वो कबर्ड की ओर बढ़ती है। वो कबर्ड खोलती है, उससे पहले ही अयांश उसे झटके से पकड़ करके कबर्ड की ओर धकेलते हुए हाथ पीछे कमर से लगा करके बेहद गुस्से से, मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? घर वालों के लिए बहू चाहिए थी, वो तुम हो, लेकिन मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझसे और मेरी किसी भी सामान से दूर रहना। और हाँ, एक बात अच्छे से कान खोल करके सुन लो, हमारी शादी की सच्चाई घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने सबको यही बताया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे नाना जी हमारी कंपनी की दूसरी साइट पर काम करते थे जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं। बोलते बोलते जब उसकी नज़र तनुश्री के चेहरे पर गई तो उसकी आंखों में आंसू देख करके वो चुप हो गया और उसके हाथों को छोड़ वो अपने कपड़े लेकर के वापस वॉशरूम में चला गया। तनुश्री इस समय खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसका जोर जोर से रोने का दिल चाह रहा था, लेकिन अपना मन मार करके उसने अपना चेहरा ठीक किया और नीचे आ गई तो सुषमा जी ने उससे चूल्हा पूजन के लिए कहा। तनुश्री ने सबसे पहले गैस चूल्हे के बीच में स्वास्तिक बनाया और फिर उसके ऊपर कलावा रखा और फिर अक्षत रखे और मिश्री का भोग लगा करके अपनी रसोई शुरू की। कनिका और सुषमा जी इन सब में उसके साथ थे। फिर तनुश्री ने सुषमा जी को बाहर भेज दिया और कनिका से सामान बताने के लिए कहा, तो उसने तनुश्री को सब सामान निकाल करके दिया। उसके बाद तनुश्री ने कनिका को भी बाहर जा करके बैठने के लिए कहा तो कनिका ने मना किया, लेकिन तनुश्री ने उसे प्यार से डपटते हुए कहा, अगर मुझे मदद लगेगी तो मैं खुद से बुला लूंगी। कनिका हाल में बैठ करके टीवी देखने लगी। 2 से ढाई घंटे में तनुश्री ने सारा खाना तैयार कर लिया, तो खाना बाहर लगवाने में मदद के लिए उसने कनिका को बुला लिया। दोनों ने मिल करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सबसे पहले राजवर्धन जी डाइनिंग टेबल पर आ करके बैठे और खाने की खुशबू लेते हुए, वाह क्या खुशबू आ रही है खाने की। तभी विदित जी और उसके बाद अयांश भी आ करके बैठ गए।
जब सुषमा जी ने इतना सारा खाना देखा तो वो हैरान रह गई और कहने लगी, तनुश्री बेटा, तुमने ये इतना सारा खाना अकेले ही बना लिया। उन्हें तनुश्री पर बहुत गर्व हो रहा था। तनुश्री मुस्कुराते हुए खाना सर्व करने लगी तो सुषमा जी के इशारे पर तनुश्री ने सबसे पहले राजवर्धन जी को खाना सर्व किया। सुषमा जी भी खाना सर्व करने के लिए आई तो तनुश्री ने उन्हें भी सबके साथ बैठने के लिए कहा और खुद सबको खाना सर्व करने लगी। तनुश्री ने खाने में आलू दम, छोले पूरी, रायता, पुलाव, सूजी का हलवा और केसर खीर बनाई थी। इतना सब कुछ देख करके सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद राजवर्धन जी ने तनुश्री को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में बॉक्स थमाते हुए बोले, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है बेटा जी। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, किसी और का मुझे नहीं पता, मुझे तो रोज खाना है। और हाँ बहू रानी, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन है। अगर तुम्हारी दादी सास इस दुनिया में होती तो वही तुम्हें देती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। तनुश्री ने एक नज़र अयांश की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। सुषमा जी की ओर देखने पर उन्होंने लेने का इशारा किया तो तनुश्री ने उनके हाथों से बॉक्स ले लिया और झुक करके उनके पैर छुए तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। अयांश जो वहीं बैठा खा रहा था उसे एकदम से ठसका लगा और वो जोर जोर से खांसने लगा तो कनिका ने उसकी ओर पानी का गिलास भर करके बढ़ा दिया। आराम से भैया, थोड़ा आराम से खाइए, अपना ही घर है और बनाने वाली आपकी ही बीबी है। अयांश घूरते हुए, आजकल तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है, फालतू बातें छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कनिका मुंह बनाते हुए अपना खाना खाने लग गई। विदित जी, सुषमा जी ने तनुश्री को बहुत खूबसूरत सी कंगनों की जोड़ी दी। तनुश्री ने झुक करके उनका भी आशीर्वाद लिया। कनिका ने बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट दिया और दोनों खुशी से गले लग गई। कनिका ने अयांश को भी उसका गिफ्ट देने के लिए कहा तो उसने बाद में दे देगा कह करके टाल दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।